हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। आज हम करेंगे नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए। अगर आप नहीं देखे तो इसे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हाँ, आज जो हम करेंगे, हम यूट्यूब पर देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नेवी एमआर के लिए, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे और हम 30 मिनट में 50 क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए विश्व भारती, बी दिया है काशी विद्यापीठ महाविद्यालय, सी दिया है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, या डी बंगाल महाविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय महाविद्यालय। अगर हम बात रविंद्रनाथ टैगोर जी की करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। कौन सी है? तो वो है गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कब से कब से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1901 से। किसके याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। चलिए दूसरा सवाल हमारा कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता है, अगर जिन्हें नहीं पता तो उन्हें बता दें। जिसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमें जलियांवाले बाग के बारे में भी पता जानना चाहिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और यहाँ बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो ये जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये किस कारण हुआ था? तो हम बता दें, पंजाब के दो लीडर थे। एक का नाम था, तो दो नेता थे जो, वो एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। और एक थे वो मोहम्मद नहीं, एक थे, जी हाँ, एक थे सतपाल करके थे। ये पंजाब के दोनों ही बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और इन्हें ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद कर लिया था, जिसके विरोध में एक रैली एक सभा आयोजित की गई थी। और उसी सभा में बहुत सारे लोग आए थे और जनरल डायर जो था वो अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे बहुत लोगों की जान गई थी। चलिए कब? तो 13 अप्रैल 1919 में, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? जो आनंद मठ है ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या विभूति विभूषण। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो आनंद मठ के बारे में जाने, पहले तो जानते हैं आनंद मठ किस विधा की रचना है। तो यह एक उपन्यास है। क्या है? तो उपन्यास है। अगर बात हम आनंद मठ की करें तो जो हमारा इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और जो हमारा वो राष्ट्रगीत है कौन सा? वंदे मातरम। तो वो भी आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। चलिए चौथा सवाल कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, लॉर्ड इसमें, या लॉर्ड माउंटबेटन। जो चौथा का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये दिया है 1818, 1852, 1832 या 1902। जो 5 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1818। अगर बात कहाँ की करें तो ये की गई थी कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में की गई थी। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है सिलचर राज्य में है। सिलचर एक स्थान का नाम है, किस राज्य में? ये पूछा जा रहा है। ये दिया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या असम। जो 6 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में। सिलचर जो स्थान है वो असम में है। चलिए अगला सवाल हमारा जो कहता है वो कहता है 1961 में भारत
1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ था? ए त्रिपुरा, असम, गोवा या पश्चिम बंगाल। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। हम बता दें जो पुर्तगाली थे ये भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1498 में आए थे। कौन आए 1498 में? तो वो आया था वास्को डिगामा, जिनने भारत की समुद्री यात्रा वो समुद्री मार्ग की खोज की थी। कहीं कहीं किताबों में समुद्री वो भारत की खोज लिखा है तो वो गलत है। समुद्री यात्रा वो समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने? वास्को डिगामा ने। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है जगन्नाथ मंदिर डैश शहर में है, तो किस शहर में है ये बताना है। ए दिया हरिद्वार, माउंट आबू, पुरी या गुवाहाटी। जो 8 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुरी। जो जगन्नाथ मंदिर है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, बहुत ही फेमस मंदिर है, पुरी में है। कहाँ पुरी कहाँ है, किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है थार रेगिस्तान डैश में है, तो थार रेगिस्तान जो है वो किस में है? तो वो है एशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 9 का। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है मैकमोहन लाइन भारत और किसके किसके बीच में, ये पूछ रहा है। तो जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा है। अगर बात श्रीलंका करें तो पाक जल संधि है, जिससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। कौन से? तो पाक जल संधि याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मनमोहन सिंह। जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगर बात जवाहरलाल नेहरू जी की करें तो भारत में सबसे अधिक कार्यकाल इन्हीं प्रधानमंत्री का था, यानी कि इन्हीं का था। किनका? जवाहरलाल नेहरू का लगभग 16 साल कुछ महीने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। और अगला सवाल कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में जो प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर इसकी कुछ ट्रॉफी की बात करें तो वो है, एक है ध्यानचंद ट्रॉफी, दूसरा है रंगास्वामी कप, दूसरा कौन सा है? सॉरी रंगास्वामी कप, और हाँ दूसरा रंगास्वामी कप है। एक है ध्यानचंद, दूसरा रंगास्वामी और तीसरा है बेटन कप। याद रखिएगा ये बहुत आता है। अगला सवाल कहता है भारत के प्रधानमंत्री डैश के समय के लिए चुने जाते हैं, तो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा, अगर भारत राष्ट्रपति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है इनका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 में इनका उल्लेख है। याद रखिएगा आर्टिकल 52 में। अगला सवाल कहता है नेपाल की राजधानी डैश है, नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। अगला सवाल कहता है, हाँ ये आ गया, इसे बताइएगा। कौन कौन बताएगा? भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। इसका ऑप्शन सी होगा, ए होगा या सी होगा? जो सी बताए हैं उनको हम बता दें वो गलत हैं, और जो ए बताए हैं वो सही हैं, यानी कि इसका सही जवाब ए हो जाएगा। जो सरोजनी नायडू है इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, और जो ये लता मंगेशकर जी हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है भारत की सर कोकिला कहा जाता है। जहाँ जो कोकिला का मतलब कोयल होती है, और कोयल बहुत मीठी आवाज़ होती है कोयल की। जो लता मंगेशकर जी हैं ये भी बहुत मीठी आवाज़ में गाती थी, तो इसीलिए इन्हें स्वर कोकिला कहा गया है। याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है शाहजहां डैश मुगल शासक का था। मतलब इस शाहजहां है किस नंबर का मुगल शासक था ये बताना है। ए चौथा, तीसरा, छठा या पांचवा। जो 16 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी तो वो बाबर ने की थी। कब की थी? तो 1526 में की थी। इब्राहिम लोधी को हरा के, प्रथम पानीपत के युद्ध में हरा के इसकी स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। अगर हम बात बाबर के उत्तराधिकारियों करें तो पहले बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर, और जहांगीर का लड़का शाहजहां, और शाहजहां का लड़का औरंगजेब था। और औरंगजेब को एक उपाधि मिली थी, क्या? जिंदा पीर। तो याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा, कभी बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे।
अगला सवाल हमारा कहता है कि अगला सवाल कहता है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? ऑप्शन बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या असम। जो 17 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारतीय संविधान को डैश को अस्तित्व में आया तो ये कब आया था? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर तो इसका बी हो जाएगा यानी कि 26 जनवरी 1950 की। अगर आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था तो वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए थे? तो इस दिन मात्र 6 आर्टिकल, हमारे 6 अनुच्छेद लागू हुए थे। और वो 26 जनवरी 1950 को हमारे सभी आर्टिकल लागू हो गए थे। अगर बात 15 अगस्त 1947 की करें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। कौन हटा सकता है? तो वो संसद हटा सकती है। किस विधि द्वारा? तो महाभियोग लगा के संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है। और महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह संविधान के 61वें अनुच्छेद में, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो वो आएगा हमारा भारत ही आएगा। भारत में सबसे घनी आबादी है, लगभग 400 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 400 लोग हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग रहते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष में होती है। किस वर्ष में होती है या किन महीनों में होती है? सॉरी, वर्ष कह रहे हैं, किन महीनों में होती है? ऑप्शन दिए जनवरी से मार्च, फरवरी से अप्रैल, सितंबर से अक्टूबर या नवंबर से जनवरी। जो इसका सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सितंबर से अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। अगर खरीफ की फसल की बात करें तो इसकी जो प्रमुख फसल है चावल जौ वगैरह है, कपास वगैरह, तो याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नार्मन बोरलॉग को। चलिए थोड़ा तेज चलना पड़ेगा नहीं तो अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस राज्य में है? ये दक्षिण कोरिया, USA, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा 23 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का एक बहुत ही खतरनाक तानाशाह है, कौन? किम जोंग उन, याद रखिएगा। आता नहीं है क्वेश्चन। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, उड़ीसा, नागालैंड या सिक्किम। जो 24 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये। अगला सवाल हमारा कहता है कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, USA या न्यूजीलैंड। कोई छूट गया क्या भाई? नहीं छूटा है, USA या न्यूजीलैंड। जो 25 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो न्यूजीलैंड है इनने कार्बन पर भी टैक्स लगाया है। शुल्क मतलब टैक्स होता है, तो कार्बन पर भी टैक्स लगाया है। अगला सवाल कहते हैं इनमें सबसे मीठा कौन है? अगला सवाल जो 26 नंबर कहता है इनमें सबसे मीठा कौन है? इनमें सबसे मीठा कौन है? ए है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। जो हमारा 26 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रैक्टोज। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है मानव शरीर के ताप मापने का यंत्र है। ये जो है ताप मापने का यंत्र है वो है थर्मामीटर, जो डॉक्टर लोग लिए रहते हैं, थर्मामीटर है, तो ये सही हो जाएगा इसका जवाब। अगला सवाल हमारा कहता है इनमें से कौन सा कार्पल का हिस्सा नहीं है? ए स्टिग्मा, ओयूल, एंथर या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 28 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओयूल जो है वो कार्पल का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है एक गिलास पानी में तैरता बर्फ का टुकड़ा अगर पूरी तरह से पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? यानी कि ज़्यादा होगा या कम, समान रहेगा या कम होगा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए इनमें से
किसे अपनाया जाना चाहिए? ए दिया, हथौड़े से चुंबक को मारना चाहिए, ठंडा करने से, लोहे के पास रखने से, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 30 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हथौड़े से मारने पर चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि एड्स किससे होता है? तो ये होता है वायरस से होता है, और वायरस का नाम क्या है? उसे शॉर्ट फॉर्म में HIV कहते हैं, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। चलिए अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए अगला सवाल हमारा जो कहता है पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो अगर हम बात करें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन जो होता है वो होगा 273 केल्विन। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें और 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 273 केल्विन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? वायु, इस्पात, निर्वात, या इनमें से, या पानी? जो हमारा 33 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इस्पात है, जो स्टील है, उसमें जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल होती है, सर्वाधिक होती है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सबको पता होगा विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वही होता है ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ओम दरअसल ऐसे बनता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम ने। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होगा? अगर आप 10 में पढ़े होंगे तो लेंस की जो आवर्धन क्षमता होता है, क्षमता बराबर 1/f होता है, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्न में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है? यदि बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर? जो हमारा 36 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -4। ये टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट बदलने का एक फार्मूला भी होता है, वो होता है TF बराबर 32 + 9/5 गुणे TC। जो TF है ये फ़ारेनहाइट का प्रतीक है, और जो C है ये, तो ये किसका प्रतीक है? ये है केल्विन का। तो आप अगर -40 रखेंगे यहाँ पे तो जो TC है ये भी पूरा सॉल्व करने के बाद -40 ही आएगा। आप कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? ऑप्शन ए पाउंड, डाइन, न्यूटन, या गॉस? जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा डाइन होगा। और आप बताइएगा कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि एक न्यूटन बराबर होती हैं 10⁻7 डाइन। 7 होती है 5, आप कंफर्म करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक 7 होती हैं, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 7 ही होती हैं। देख लीजिएगा जो 10⁻5 है ये 1 जूल बराबर 10⁻5 अर्ग होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻ माइनस नहीं होता, 10⁻7 डाइन होता है, 10⁻⁻7 डाइन होता है। चल देख लीजिएगा आप, बाकी मैं इसे अगले वीडियो में कंफर्म करा दूंगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्न में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है? तो वो है सिल्वर, यानी कि चांदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 22 Na का मतलब सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? जो 40 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 न्यूट्रॉन्स होते हैं।
पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? ए कोर, प्रवार, भूपर्पटी या लक्स? जो इसका 41 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रवार मतलब मेंटल। अगर पृथ्वी की हम बात करें संरचना की, तो पृथ्वी के जो ऊपर होता है उसे भूपर्पटी, बीच वाले को मेंटल और नीचे वाले को कोर कहते हैं। तो बीच वाले की बात कर रहा है मध्य परत को, तो मेंटल कहेंगे। अगर ऊपरी परत को कहता है तो भूपर्पटी कहते हैं। अगर निचले परत की बात करता है तो उसे हम कोर कहते हैं। याद रखिएगा ये सब। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा वर्ग नहीं है? जो 42 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही जो है हमारा किसी का वर्ग नहीं है। बाकी ये सारे किसी न किसी के वर्ग हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैं यहाँ तक जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं यही सॉल्व करा दूँ। अगर फिर भी किसी टाइम की कमी या और कोई कारण से मैं क्वेश्चन मैथ के सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं आपको ये नंबर देता हूँ 8303763007 पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैं इसका जो सॉल्यूशन का पीडीएफ होगा वो आपको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप अगर सॉल्व करिएगा, पहले तो मैं सॉल्व करा दूंगा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो आप इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है अगला क्वेश्चन कहता है 0.324 गुणे 0.664 गुणे 129.6 बटे 729 गुणे 1.024 गुणे 36 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए इनको हम कैसे करेंगे। तो अगर हम इनको करें, वर्गमूल पूछा है तो सबसे पहले इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। और जो ये है क्या बोलते हैं 324 जो है ये 18 का वर्ग है, और जो 64 है ये 8 का वर्ग है, और जो 1296 है ये किसका वर्ग है? तो ये है 36 का वर्ग। और जो 929 है ये है 27 का वर्ग, और जो 1028 ये है 32 का वर्ग, और जो 36 है ये 6 का वर्ग है। अब अगर हम करें तो ये सारे दशमलव से दशमलव कट जाएंगे ऊपर से नीचे। अगर अब हम इनको निकालेंगे तो अगर 329 है इसका वर्ग कितना होगा? 18 होगा। 64 का कितना होता? 8 होगा, क्योंकि दशमलव से दशमलव नीचे कट जाएंगे। और जो 1296 है ये किसका वर्ग है? तो ये है 36 का, बटे जो 729 है ये है 27 का वर्ग, और जो 1024 है ये है 32 का वर्ग, और 36 जो है ये 6 का वर्ग है। अगर 6 से काटेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे, 6 6 36, और 6 से इसे काटेंगे 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 आएगा। अगर 6 यहाँ पे है, अगर 2 से काटेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, और ये ऊपर 2 बचेगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अगर 9 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 2 4 हो जाएंगे, और ये 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा 18। 18 आंसर क्या आ जाएगा? 18 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो, मैं समझा ना पाया हूँ, तो आप उस नंबर पर ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, दिक्कत की बात नहीं इसमें। अगला सवाल कहता है 2.6 बार माइनस 1.9 बार का मान क्या होगा? चलिए, अगर हम इसको हल करेंगे तो जो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे तो 2 बार सही दिया है, यानी कि जो इसका ऑप्शन आएगा वहाँ पे आएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1.06 बार आ जाएगा। अगर आपको आता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता तो मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। अगला क्वेश्चन कहता है 1/1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1/1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। ये एक पद मान लीजिए, ये
एक पद मान लीजिए। इसी तरह इसको एक पद मान लीजिए, इसको एक पद मान लीजिए। अगर इस तरह देखें तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो आप फार्मूला बना लीजिए और इसको इधर कर दीजिए गुणा, इसको इधर, और इनको आपस में गुणा कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आएगा वो आएगा 45 का आंसर नंबर ए, यानी कि 1। चलिए अगला सवाल कहता है, एन व्यक्तियों ने दुर्ग सेना के पास एन व्यक्तियों की दुर्ग सेना यानी कि जो आर्मी होती है, आर्मी कैंप में मात्र 5 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद उनके साथ 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए थे। यदि अब खाद्य सामग्री 30 दिन चलेगी तो एन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले कितने व्यक्ति थे वो हमें बताना है। चलिए देखिए, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो एन फिर 30 दिन का समान था और 10 दिन बाद आ गए तो 10 इसमें से घटा देंगे, कितने दिन का काम बचा, खाना बचा, तो 20 दिन का बचा। फिर एन थे, मतलब जो आदमी थे वो एन थे, और उसमें कितने बढ़ गए, तो आप कहोगे 50 बढ़ गए। अब खाना कितने दिन चल रहा है, तो अब जो भोजन चल रहा है वो चल रहा है मात्र 16 दिन। सॉरी, कितने दिन का खाना है, तो 16 दिन का खाना है। अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20n बराबर 16n, 20n बराबर 16n प्लस 800। तो अगर ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 4n, अब 4n आ जाएगा, और 4 से जब 8 को काटेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 200। भाई 4 का भाग जब 800 में देंगे तो 200 ही आएगा, जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 200। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है 47 नंबर सवाल कहता है 1/3, 1/3, 1/6, 2/9 या 4/27 का लासा क्या होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, लासा निकालना है तो जितनी ऊपर वाली संख्या उनका लासा लेंगे और बटे में जितनी नीचे वाली संख्या उनका मासा लेंगे। अगर ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेंगे तो कितना आएगा, ये सारी संख्या 20 से कट रही है, सबसे छोटी संख्या 20 ही है जो जिससे कट रही हैं, और अगर इनका मासा लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 3 ही तो आएगा, आप निकाल लीजिएगा। अगर इससे हम भाग देंगे तो 3×6 18 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 2/3, यानी कि आएगा 6 सही, 2/3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है, दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 250 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसे हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x + y बराबर 22 दिया है, ये पहली हमारी समीकरण हो जाएगी, और दिया है कि x + y मतलब वर्गों का योग है तो इसमें वर्ग लगा देंगे, बराबर कितना दिया 250, ये दूसरी हमारी समीकरण हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। अब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा, इनका गुणनफल निकालना है तो वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 117 आ जाएगा। अगर आपको करना आता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा इसके सलूशन की। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है 49 नंबर सवाल कहता है कि a² + b² बराबर 45 है, AB बराबर 18, तो 1/a + 1/b। ये सवाल हम आपको बता दें 6 फरवरी को आया था, 6 फरवरी 2020 को आया था, 2020 को आया था। चलिए इसे जो हम करेंगे तो पहले भाई इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो आएगा a + b + a² आ जाएगा। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अगर अब हम जो ये है इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम √a² + b² + 2ab लिख दें। अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √a² + b² + 2ab लिख सकते हैं, और बटे में क्या था, बटे में था a और b। अगर इसका
इसे पूरा रूट चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर में था तो ये हट जाएगा। तो और इसका जो मान दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो 45 दिया है, और 2ab का 18 दिया, 18 के 2 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 36 आएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 45 प्लस 36 बटे अंडर रूट। अब बटे में क्या आएगा, तो बटे में आएगा 18। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 81, और 81 का वर्ग होता है 9, और 9 बटे 18 यानी कि 1/2 आ जाएगा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंडर रूट से तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्न में से कौन सा संख्या एक पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है। तो वर्ग जो है वो है 625, ऑप्शन नंबर सी। जो ये है ये घन है एक, तो ऑप्शन नंबर एक का सी सही हो जाएगा। अगर आपको आता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो आप इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा 8303763007। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, लेकिन डिसलाइक करने पर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कमी क्या थी। धन्यवाद।